केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए अगर आपको उसको अच्छे से पढ़ना है तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले भी मैंने केमिस्ट्री के 3 पार्ट बनाए हैं, जिसमें तीनों पार्ट में केमिस्ट्री के बेसिक नॉलेज मैंने दिए हैं। आज ये मेरा चौथा पार्ट है जिसमें केमिस्ट्री का मैं बेसिक नॉलेज देने जा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा परमाणु संरचना। ये आपको 11th के चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को आपने आपको समझ लिया, यूँ समझिए केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो उसमें से एक छोटा सा टॉपिक ले रहा हूं मैं, जिसका नाम है परमाणु संरचना। सभी को मेरा नमस्ते, ग्रेट मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं परमाणु संरचना। सबसे पहले जानते हैं हम लोग क्या पदार्थ। सभी को मालूम है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। उन छोटे छोटे कणों को हम लोग क्या बोलते हैं? अणु कहते हैं। अणु को सामान्यतः आप आंखों से देख सकते हो, ठीक। तो छोटे छोटे कण जो आपको दिखाई देते हैं किसी भी पदार्थ के, वो छोटे छोटे पदार्थ जो छोटे छोटे कण है वो क्या है? अणु है। अणु भी अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। उन कणों को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। इन परमाणुओं को आप सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, तो इन्हें देखने के लिए या इन्हें समझने के लिए कुछ वैज्ञानिक आए, जैसे रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक आए, थॉमसन आए। इन्होंने परमाणुओं को समझाने का बहुत प्रयास किया, जिसमें से सबसे ज्यादा सफल रहे रदरफोर्ड। अगेन फिर से देखते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं या अणु किसे कहते हैं? प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अणु कहते हैं। अणु को सामान्य आंखों से देखा जा सकता है। अणु भी अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। इन परमाणु कणों को हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, परंतु रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने इस परमाणु की प्रकृति को समझाने के लिए एक मॉडल का प्रतिपादन किया, जिसे हम क्या बोलते हैं? रदरफोर्ड का नाभिकी मॉडल कहते हैं। ये मॉडल क्या है? मैं आपको एक शब्द बता देता हूं, मॉडल। बार बार आपने देखा होगा परमाणु का नाभिकी मॉडल, नाभिकी मॉडल, नाभिकी मॉडल। ये मॉडल है क्या? मॉडल मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हम उस पदार्थ के जो अवयवी कण होते हैं उसकी स्थितियों को दर्शाते हैं। जैसे कि परमाणु के अवयवी कण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो मॉडल क्या होता है? एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है उसकी स्थिति को दर्शाते हैं। वो क्या कहलाता है? मॉडल कहलाता है। तो आइए देखते हैं हम रदरफोर्ड के नाभिकी मॉडल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति क्या क्या कैसी कैसी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो रदरफोर्ड ने अपने हिसाब से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि परमाणु की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये देखिए, उन्होंने बताया कि परमाणु की जो संरचना होती है वो गोलाकार होती है। इस गोलाकार भाग में ये जो इस गोले के गोलाकार भाग में ये जो मध्य भाग देख रहे हो उसको नाम दिया गया क्या? नाभिक का नाम दिया गया। और नाभिक परमाणु का एक ऐसा भाग होता है जहां परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। तो नाभिक का वह स्थान जहां परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिक कहते हैं। या फिर परमाणु के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। इस नाभिक में 2 प्रकार के कण होते हैं। एक कण होता है न्यूट्रॉन और दूसरा कण होता है प्रोटॉन। तो N फॉर न्यूट्रॉन और P फॉर क्या? प्रोटॉन। ये संकेत हो गया। तो प्रोटॉन, तो नाभिक में 2 प्रकार के कण होते हैं। पहला कण होता है न्यूट्रॉन और दूसरा कण होता है प्रोटॉन। इस प्रोटॉन में धनावेश होता है तथा न्यूट्रॉन में किसी प्रकार का कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट बात, इलेक्ट्रॉन नामक जो कण रहते हैं, इलेक्ट्रॉन नामक जो कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए होता है E, ये इलेक्ट्रॉन हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन नामक जो कण रहते हैं ना, वो नाभिक के चारों ओर एक इस निश्चित वृत्ताकार मार्ग में अर्थात एक निश्चित कक्षा में घूमते रहते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन नामक जो कण होते हैं वो नाभिक के चारों घूमते रहते हैं और इस इलेक्ट्रॉन में होता है ऋण आवेश। ओके, अब आगे की बात, ये 3 बातें हो गई। आगे की बात देखते हैं। इसमें हम कुछ और बेसिक चीजों को देखते हैं। ये तो मैंने बताया आपको, अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, और इस परमाणु की संरचना जो है उसमें हमने देखा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की स्थिति को देखा। और इलेक्ट्रॉन केवल इसी कक्षा में रहता है, ये सब इस प्रकार से और भी कक्षाएं रहती है, पहली दूसरी कक्षाएं, इन सब में इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो नाभिक के चारों ओर इसी निश्चित वृत्ताकार मार्ग में घूमेंगे। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या हम जानेंगे यहाँ पर, क्या परमाणु क्रमांक के बारे में। परमाणु क्रमांक, इस परमाणु क्रमांक को परमाणु संख्या भी कहा जाता है। परमाणु क्रमांक को हम क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या भी कहते हैं। और इसे प्रदर्शित हम किससे करते हैं, Z से प्रदर्शित करते हैं। आपने सुना होगा बार बार, जैसे कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है, या फिर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो परमाणु क्रमांक है क्या, उसको अच्छी तरह से समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने बोला कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 8 है, तो उसका अर्थ क्या है वह भी समझते हैं। एक बार हम परिभाषा ले लेते हैं परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या की। परमाणु क्रमांक किसको बोलते हैं, सुनिएगा। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगेन, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को हम उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसका मतलब अगर मैंने कहा कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसका मतलब होगा कि ऑक्सीजन के नाभिक में 8 प्रोटॉन उपस्थित होंगे। या मैंने बोला कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 है, 29 है, तो इसका मतलब उस कॉपर के नाभिक में 29 प्रोटॉन नामक कण उपस्थित होंगे। तो ये प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या। जब भी किसी ने बोला कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए तुरंत, क्या कि कार्बन के नाभिक में 6 क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो ये होता है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। तो जैसे कि मैंने बताया कि परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, Z से। और आपने बोला कि प्रोटॉनों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। अर्थात एक छोटा सा सूत्र आ गया, Z बराबर P। ये है पहला चीज, परमाणु संख्या। दूसरा चीज देखते हैं, वो है परमाणु द्रव्यमान, या कुछ लोग इसको द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या किसको बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित किया जाता है A से। परमाणु द्रव्यमान किसको बोला जाता है, ध्यान से सुनिएगा। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अगेन फिर से, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहा जाता है, परमाणु द्रव्यमान, या इसे द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। और इसे प्रदर्शित करते हैं हम किससे, कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा के अनुसार से प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान, अर्थात A बराबर आ जाएगा अपने पास P + N। ये है परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा। तो ये 2 परिभाषा बहुत इजी है, और ये हमेशा आपको, आपने अगर बायो लिया, मैथ्स लिया, तो हर पल आपके दिमाग में ये होना ही चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या है। नेक्स्ट बात, किसी भी परमाणु की खास बात क्या होती है कि किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही बराबर संख्या में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। अर्थात प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो आप लिख सकते हैं Z बराबर P बराबर E लिख सकते हैं। तो आपके पास एक धीरे धीरे फॉर्मूला आता चला जाता है। परमाणु क्रमांक कभी आपको ज्ञात करना हो, इस प्रकार से अपन लोग कर सकते हैं। तो ये है परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान। ठीक, नेक्स्ट बात देखते हैं इसमें बेसिक चीज का। तो सबसे पहले हमने देखा बेसिक चीज में
कि अणु किसे कहते हैं और परमाणु किसे कहते हैं। फिर हमने एक छोटे से संरचना देखा कि परमाणु का आकार गोलाकार होता है, उसके मध्य भाग को नाभिक कहते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नामक दो मौलिक कण होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नामक जो कण रहता है वो विभिन्न कक्षाओं में इस नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है। ओके, नेक्स्ट बात देखते हैं। अब होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन नामक कण रहता है वो नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है, ठीक। दूसरा वाला कण भी नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है। ये अपना जो रहता है ना मार्ग नहीं बदलता, ये इसी कक्षा में तो इसी कक्षा में ही घूमता रहेगा। किसी विशेष स्थितियों में घूमता है, जब आप संकरण पढ़ते हो, स्थितियां बदलता है, संकरण पढ़ते हो तो, बट फिलहाल अभी दिमाग से हटा दीजिए वो सब, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन जो रहता है इसी निश्चित वृत्ताकार मार्ग में घूमता रहता है। तो क्यों घूमता रहता है देखिएगा। वास्तव में होता क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य में एक आकर्षण बल होता है, जिसे हम बोलते हैं वैद्युत आकर्षण बल। वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, और इसी बल के कारण से इलेक्ट्रॉन जो रहता है नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है। तो ये भाई कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण से घूमता रहता है। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य में वैद्युत आकर्षण बल स्थित होता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन नामक कण जो रहता है वो एक निश्चित वृत्ताकार मार्ग में नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है। तो ये एक छोटा सा जानकारी आपके लिए हो गया इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक, किस प्रकार से मूवमेंट करता है। अब इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा क्या, एक शब्द हम लोग देखेंगे, एक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, मैं यहां लिख देता हूं, एक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन और दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या है, आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में घूमता रहता है, और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य में एक आकर्षण बल होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन, मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां बना लेता हूं, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होगा तो नाभिक का उस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे जैसे इन इलेक्ट्रॉनों की दूरी नाभिक से बढ़ती चली जाएगी, स्वाभाविक है आकर्षण बल क्या होगा, कम होता चला जाएगा। अगेन फिर से देखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास रहते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा होगा। जैसे जैसे इन इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी बढ़ती चली जाती है, आकर्षण बल कम होता चला जाएगा। फलस्वरूप होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास रहेगा उसका आकर्षण बल का प्रभाव ज्यादा है, फलस्वरूप ये ज्यादा तेजी से घूम नहीं पाएगा। और चूंकि इस पर आकर्षण बल ज्यादा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा नाभिक से ज्यादा दृढ़ता पूर्वक बंधे रहेगा, इसलिए ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन। अर्थात नाभिक के पास स्थित इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका गुण क्या है, कि नाभिक के चारों ओर ज्यादा तेजी से घूम नहीं पाएगा, फलस्वरूप इस इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा रहेगी वो कम रहेगी। उसके बाद जैसे जैसे इन इलेक्ट्रॉनों की दूरी नाभिक से बढ़ती चली जाती है, आकर्षण बल क्या होता है, कम होता चला जाता है। फलस्वरूप अंतिम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो बहुत ही तेजी से इस नाभिक के चारों ओर घूम सकता है। चूंकि आकर्षण बल कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, इसके आकर्षण बल से मुक्त रहेगा। इसलिए अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं। स्वतंत्र होने के कारण से या आकर्षण बल कम होने के कारण से ये नाभिक के चारों बहुत ही तेजी से घूमते हैं, इसलिए अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा रहती है वह अन्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो यह आपको समझना पड़ता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक के पास वाला इलेक्ट्रॉन बद्ध इलेक्ट्रॉन और दूर वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, स्वतंत्र या मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा। आपने सुना होगा विद्युत का चालक, तो विद्युत का चालक आपने सुना होगा, जिसमें करंट जाता है, ऐसे पदार्थ जिसमें आसानी से विद्युत बहता है, विद्युत का चालक कहलाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, किसी भी धातु में इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। किसी भी चालक में या फिर किसी भी पदार्थ में, धातु वगैरह में, इन्हीं स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के कारण से
इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जिस धातु में, जिस पदार्थ में जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो विद्युत का उतना ही अच्छा चालक होता है। जैसे कि दुनिया में सबसे अच्छा चालक किसको माना जाता है? चांदी को माना जाता है। उसके बाद किसका नंबर आता है? तांबे का नंबर आता है। उसके बाद किसका नंबर आता है? गोल्ड का नंबर आता है। उसके बाद किसका नंबर आता है? एल्युमिनियम का नंबर आता है। ये है विद्युत की चालकता का क्रम। तो चूंकि जैसे मैंने बोला कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है, यानी सबसे अधिक करंट किस पे जाता है? आसानी से किस पे जाता है? चांदी में। इसका मतलब चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होगी, इसीलिए तो इसको विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। तो ये हमने फिर से बेसिक चीज पढ़ा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं और बद्ध इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो ये है परमाणु की संरचना का बेसिक चीज। एक और चीज, एक हम जानते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन किसको बोलते हैं? हमने जाना परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, हमने जाना परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियॉन। तो जब मैं न्यूक्लियॉन की परिभाषा बताऊंगा तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं परमाणु द्रव्यमान के बारे में बता रहा हूं, बट ध्यान से सुनिएगा, तो कंफ्यूजन होता है वहां पर। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक बार मैं फिर से परमाणु द्रव्यमान बता देना चाहता हूं। परमाणु द्रव्यमान किसको बोलते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा सुनिएगा, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान। और न्यूक्लियॉन किसको बोलते हैं? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को सम्मिलित रूप से अर्थात एक साथ हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। उसके योग को क्या बोलेंगे हम लोग? परमाणु द्रव्यमान। और उसके एक साथ टोटल मतलब प्लस वाला नहीं, एक साथ उसको हम क्या बोलते हैं? सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? तो आप लोग न्यूक्लियॉन। तो जैसे मैंने बोला न्यूक्लियॉन, तो आपके दिमाग में आना चाहिए हाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में एक साथ बातें की जा रही है। जैसे मैंने बोला परमाणु द्रव्यमान, तो आपके दिमाग में आना चाहिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग। तो ये तो था परमाणु संरचना का बेसिक चीज, जिसके आधार पर आप बहुत सारे छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल चीज होते हैं वो सब बना सकते हैं। और इसी के आधार पर अब आगे जो बेसिक चीज होगा, क्वांटम संख्या वगैरह है, वो सब समझ सकते हैं, जिसका मैं वीडियो नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा। आशा करता हूं कि ये जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों तक ये जानकारी जा सके। और मुझे कमेंट कीजिए अगर किसी प्रकार का मेरे वीडियो बनाने में फॉल्ट है, या आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि किस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।